हैं इस वक्त शिमला में और हमारी जर्नी स्टार्ट होगी आज शिमला से मनाली के लिए ऑन द वे हमारे पास रहेंगे बिलासपुर, सुंदरनगर लेक, पंडोह डैम, हनोगी माता टेम्पल और स्पेशली कुल्लू में हम रिवर राफ्टिंग के बारे में आपको बताएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे वहाँ पे और शाम तक हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में जो रहेगी मनाली। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से शिमला से मनाली के लिए। ओके, गुड लक। लेट्स गो। ओके, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं शिमला से मनाली के लिए। लगभग 250 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है। शिमला के ISBT बस स्टैंड से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है और हम बालूगंज होते हुए, टूटू बाज़ार होते हुए, ये सब डेस्टिनेशंस जो छोटी छोटी शिमला की रहती है, हम इन सबको कवर करते हुए निकलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग से यहाँ से 2 रोड्स रहते हैं, एक लेफ़्ट वाला रोड रहता है, एक राइट वाला रोड रहता है। ये दोनों रोड्स कनेक्ट करते हैं आगे आपस में, और एक जैसे मनाली जाना है हमें तो ये कनेक्ट करते हैं रोड आपस में। तो अभी फ़िलहाल हम राइट्स वाले रोड पे निकलते हैं। यहाँ से फिर एक चौक आगे मिलता है हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना होता है। सुबह के समय थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, तो इस वजह से थोड़े ट्रैफिक में हमें भी थोड़ा परेशानी देखनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है अगर शिमला से निकलना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए, आपको कम ट्रैफिक मिलेगा। अभी तो हम भी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, इस वजह से हमें भी थोड़ा कम ट्रैफिक मिल रहा है इन रोड्स पे। और अब हम पहुंच चुके हैं बालूगंज बाज़ार में। तो बालूगंज बाज़ार ये भी एक ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है। आपको पता है कि शिमला एक ब्रिटिशर्स के अंडर यहाँ पर रहते थे जब हम, तो वो उनकी समर कैपिटल रहती थी। तो उस समय इस तरह के कुछ नाम दिए गए हैं। तो एक नाम ये भी है बालूगंज चौक। तो बालूगंज चौक पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ से भी 2-3 रोड्स निकलते हैं। एक यूनिवर्सिटी के लिए जाता है जो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो वो रोड HP यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। और अगर आप सीधे यहाँ से जो जगत स्वीट्स के सामने से रोड निकलता है, इससे अगर आप जाएंगे, साथ से जो निकल रहा है रोड, तो ये सीधा मनाली वाला और जो हमारा NH रोड रहता है उसी में कनेक्टेड रहता है। हम आगे निकलते हैं इसमें, हम अभी आगे तवी मोड़ पे निकलेंगे। तो सुबह का समय है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, लोग अपने काम पर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और कॉलेज के जो छात्र हैं वो कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और शिमला का जो टेम्परेचर है इस वक्त वो 14 डिग्री सेल्सियस है। तो हम अब पहुंच चुके हैं तवी मोड़ में। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था, क्रॉसिंग से 2 रोड आते हैं, वो दोनों रोड इसी तवी मोड़ पर कनेक्ट होते हैं। जो दूसरे वाला रोड था जहाँ से हमने राइट टर्न लिया था, अगर हम लेफ़्ट टर्न लेते तो हम जुडिशल कोर्ट होते हुए, चक्कर होते हुए आते, लेकिन सुबह का समय है, हम ट्रैफिक का सामना नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम चक्कर होते हुए आए। अब सामने आप देख रहे हैं जुब्बड़हट्टी का एयरपोर्ट। ये एक एयरपोर्ट शिमला का एयरपोर्ट है। तो टूटू बाज़ार में हम अभी पहुंच चुके हैं। टूटू बाज़ार से ही हम जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के लिए जाते हैं। यहाँ से आप बाई टैक्सी जा सकते हैं, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के लिए। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट्स ले सकते हैं। और अगर आपको आगे भी कहीं फ़्लाइट्स लेनी है तो कनेक्टिंग फ़्लाइट रहती है जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। दिल्ली से फिर आपके लिए कनेक्टेड फ़्लाइट रहती है आपकी होम डेस्टिनेशन जो भी आपकी रहती हैं। तो हम अभी टूटू बाज़ार से आगे निकल चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। सुबह का समय है और काफ़ी अच्छा वेदर है, और सामने आप देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर वैलियाँ दिखाई दे रही हैं हमें। और शिमला के जो रोड्स रहते हैं वो थोड़े घुमावदार रोड रहते हैं। तो ड्राइविंग करते हुए एक बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि रोड के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्पीड रखनी चाहिए। तो अगर शिमला का जो रोड्स है वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी घुमावदार रोड रहते हैं, काफ़ी कर्व्स रहते हैं। तो अगर आपको एक लिमिटेड अगर स्पीड में आप चलेंगे और अगर आपको सुरक्षित अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो तो आपको एक लिमिटेड स्पीड में चलना चाहिए। अगर आप 40-45 के बीच चलेंगे एक अच्छी स्पीड रहती है, और इस रोड के लिए सूटेबल सी
स्पीड है तो आपको स्पीड को मेंटेन करना चाहिए और इतने ज़्यादा भी रशली भी नहीं चलना चाहिए कि कोई हादसा आपके साथ हो जाए। एक लिमिटेड सी स्पीड होती है जो तय की गई होती है, हमें उसी स्पीड में चलना चाहिए। अभी देखिए, हम घूमने के लिए जब हम कहीं जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहते हैं वो कवर करें। कवर करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम वापस भी सुरक्षित पहुँचें। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घनाटी। ये शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से होते हुए हम निकलते हैं मनाली के लिए। ये ऑन द वे आता है घनाटी बाज़ार। एक अच्छा बाज़ार है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे सब मिलती है, जो भी आपकी जैसे हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरी है और खाने पीने के लिए काफ़ी यहाँ पे शॉप्स है, स्कूल है यहाँ पे। तो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ यहाँ पर पूरी है। तो ये शिमला से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहीं से होते हुए हम आगे निकलते हैं। तो शिमला से मनाली जाते हुए हमारे पास अभी बहुत समय है। तो अभी तक हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताए। जो मार्केट्स आती है बीच में या छोटे छोटे जो कस्बे आते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। तो अभी यहाँ से देखिए, कांगड़ा 221 किलोमीटर है, हमीरपुर 135 किलोमीटर है। समय हमारे पास अभी काफ़ी है, तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं। जो शिमला के साइट सीन्स रहते हैं उनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो शिमला में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉइंट जो है वो है कुफरी। कुफरी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप स्नो कवर्ड वैली देख सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। और कुफरी में एक वैली है, ग्रीन वैली के नाम से जिसे जाना जाता है। तो वो एक वैली है, वो एक सेंचुरी के नाम उसे दिया गया है, ग्रीन वैली। वो एशिया की सबसे घनी वैली में उसका नाम आता है। तो उसमें आपके लिए 6 किलोमीटर का एक पैदल वॉक रहता है या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं आप उसमें। वो एक एडवेंचर से भरा है, उसमें आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। ग्रीन वैली से थोड़ा सा आगे जाके फिर हम कुफरी पहुंच जाते हैं जब, तो कुफरी में हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, याक राइडिंग है वहाँ पे। तो इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ रहती है, तो हम वो इन्जॉय कर सकते हैं। एप्पल ऑर्चर्ड्स रहते हैं वहाँ पे, तो एप्पल ऑर्चर्ड्स में भी हम जा सकते हैं। और एक वहाँ पे छोटा सा मिनी ज़ू है, तो मिनी ज़ू जा सकते हैं। एक छोटा सा हेलीपैड है, कल्याणी हेलीपैड, तो वो हेलीपैड भी हम विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये कुफरी के पॉइंट्स रहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और डेस्टिनेशन रहती है नालदेहरा। नालदेहरा भी कुफरी की तरह एक पॉपुलर पॉइंट है। नालदेहरा इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर एशिया का सबसे ऊंचाई वाला गोल्फ कोर्स का मैदान है। तो वहाँ पे हम उस गोल्फ कोर्स के मैदान को विज़िट कर सकते हैं। साथ साथ हम वहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और नालदेहरा आते हुए हमें बीच में एक मशोबरा जगह पड़ती है, वहाँ पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है और एक क्रैकनैनो नेचर पार्क के नाम से वहाँ पे एक पार्क है, तो वो भी हम विज़िट कर सकते हैं। और शिमला में हनुमान जी का एक मंदिर रहता है, जाखू मंदिर, तो जाखू मंदिर भी हम जा सकते हैं। वो शिमला के सबसे टॉप जो हिल रहती है यहाँ की, वहाँ पर वो है, तो उस टॉप हिल पे हम जा सकते हैं। वहाँ पर जाखू मंदिर है, वहाँ पर मंदिर में हम ब्लेसिंग ले सकते हैं हनुमान जी की, और वहाँ से हम पूरा शिमला भी देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा वहाँ से व्यू आता है शिमला का, तो वो सब हम विज़िट कर सकते हैं। और शाम के समय जो हमारे पास रहता है, मैक्सिमम लोग जो शाम के समय का जो समय है वो व्यतीत करते हैं माल रोड पे। शिमला का जो माल रोड है वो सबसे डिफरेंट माल रोड है, क्योंकि वो एक ऐसा माल रोड है जहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ बाई वॉकिंग ही वो माल रोड घूमना होता है। तो शिमला का माल रोड इसलिए सबसे डिफरेंट है कि उस माल रोड पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होता है। और उसी माल रोड के साथ रिज है, रिज पे क्राइस्ट चर्च है, और साथ में ही थोड़ा आगे जाके वहाँ पर कालीबाड़ी टेम्पल है। तो माल रोड के साथ ही एक मार्केट लगती है, लक्कड़ बाज़ार मार्केट, तो उस मार्केट में भी हम विज़िट कर सकते हैं। लक्कड़ बाज़ार मार्केट इसलिए फेमस है शिमला की, वहाँ पर लकड़ियों का सामान मिलता है। यहाँ के लोग लकड़ियों से वहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाते हैं और उन्हें फिर वो खुद वहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ से बिलासपुर का जो डिस्टेंस रहता है 57 किलोमीटर है। तो हम अभी लक्कड़ बाज़ार की बात कर रहे थे, तो लक्कड़ बाज़ार एक
ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी बनाई हुई चीज़ें, जो खुद वो चीज़ बनाते हैं, उसे सेल आउट करते हैं। फिर शिमला में है एक और पॉइंट हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी पहले वाइसरॉय रेगल लॉज के नाम से जाना जाता था पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद ये राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसे राष्ट्रपति ने गिफ्टेड कर दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, एक संशोध कार्यालय के रूप में। तो इसकी एक खासियत ये है कि जिस समय इसे बनाया गया था तो उस समय सोचा गया था कि अगर किसी समय इलेक्ट्रिसिटी अगर आती है तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स इसमें पहले ही छोड़ दिए गए थे। लेकिन जो इसकी दीवारें बनाई गई है वो वैक्स के साथ प्रिजर्वेटिव वाटर इसमें डाला गया है। इन केस अगर कभी आग लगती है तो वो मोम पिघल कर उसके बाद यहाँ पर पानी से उससे आग बुझ जाए, तो इस तरह की तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया है। और सेकंड थिंग, ये आपने एक शिमला समझौता के नाम से सुना होगा। जो शिमला समझौता हुआ था वो भी इसी जगह में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन हुई थी उसके मैक्सिमम पेपर इस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में सिग्नेचर हुए थे। तो एक शिमला समझौता के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो वो इस तरह के जो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन के जो मैक्सिमम डिसीजन थे और जो पेपर्स थे वो यहीं पे सिग्नेचर हुए थे। तो इसीलिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी काफ़ी फेमस है शिमला में, और इंडिया में भी हम इसे कह सकते हैं कि इंडिया में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी फेमस है। तो हम बढ़ रहे हैं मनाली के लिए। मनाली के साइट सीन तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के मनाली में साइट सीन रहते हैं, कौन कौन सी जगहें वहाँ पर घूमने लायक है, कौन कौन सी जगहों में हमें क्या चीज़ उपलब्ध मिलती है, वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम तब तक जान लेते हैं। अभी हम शाला घाट से गुजर रहे हैं। तो मनाली में देखिए मेन बात यह है कि सोलांग वैली एक वहाँ का सबसे पॉपुलर पॉइंट है। वहाँ पर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे स्नो से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्कीइंग है, स्नो स्कूटर्स वहाँ चलते हैं, पैराग्लाइडिंग वहाँ होती है। तो वो सब कुछ हम वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो सोलांग वैली फेमस है वहाँ पर एक जो एक्टिविटीज़ के लिए। तो वहाँ की जो सबसे मेन एक्टिविटी है, वहाँ की सबसे जो पॉपुलर मुझे जो एक्टिविटी लगती है, वो पॉपुलर एक्टिविटी वहाँ की पैराग्लाइडिंग है। क्योंकि पैराग्लाइडिंग भी वहाँ पर दो तरह से करवाई जाती है, एक शॉर्ट डिस्टेंस में करवाई जाती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस में करवाई जाती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली है उसमें वो लिफ्ट में लेके जाते हैं ऊपर, और ऊपर से वो जहाँ से वो उड़ान लेते हैं वहाँ तक वो लिफ्ट में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से वो पैराग्लाइडिंग कराते हुए आपको वापस ग्राउंड तक लेके आते हैं। तो और जो दूसरी उनकी जो राइड रहती है वो शॉर्ट राइड रहती है। उसमें लगभग आपका जो फ्लाइंग डिस्टेंस रहता है वो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच रहता है। तो उस अभी हम कराड़ा घाट पहुंच चुके हैं। तो ये कराड़ा घाट जो एक जगह है, यहाँ से देखिए कितना काफ़ी मनमोहक दृश्य है। तो ये कराड़ा घाट जगह थी। तो हम बात कर रहे थे मनाली की जो शॉर्ट राइड्स की, पैराग्लाइडिंग की जो शॉर्ट राइड रहती है उसमें थोड़ा सा पैदल वॉक करा के वो आपको लेके जाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं आपको पैराग्लाइडिंग करते हुए। और सेकंड थिंग, वहाँ की जो स्नो स्कूटर की राइड रहती है वो सबसे अच्छी राइड रहती है। स्नो के ऊपर स्कूटर वहाँ पर मिलते हैं, स्नो पर स्कूटर्स चलते हैं, तो काफ़ी एडवेंचर भरा रहता है, थ्रिलिंग भरा रहता है वो। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दाड़ला घाट में। ये दाड़ला घाट की सीमेंट फैक्ट्री के लिए जो रोड जाता है वहाँ थे। तो दाड़ला घाट देखिए आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे। तो इसी सीमेंट फैक्ट्री से यहाँ के लोकल जो लोग रहते हैं वो अपने ट्रकों से सीमेंट लेके जाते हैं। यहाँ के लोगों की मेन जो रोज़ी रोटी है वो इन्हीं ट्रकों से चलती है और इसी फैक्ट्री से चलती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। अभी तो थोड़ा हम सुबह के समय जो निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये हमें एक फ़ायदेमंद है कि हम कहीं ट्रैफिक में नहीं फंस रहे हैं अभी। अगर हम यही थोड़ा सा दिन के समय आते, 11, 12, 1, 2 बजे के करीब अगर हम यहाँ आते तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है दाड़ला घाट में।
तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ से जाते हुए लोगों को। तो अभी ये जो टाइमिंग हमारी है वो सबसे अच्छी टाइमिंग हमारी रही है कि हम कहीं पे भी यहाँ पर फंसे नहीं है, रोड में कोई हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे मनाली के स्नो स्कूटर्स के बारे में। तो वो स्नो स्कूटर्स एक थ्रिलिंग बना रहता है जब हम एक स्नो स्कूटर पे चलते हैं, बर्फ़ गिरी है और उसके ऊपर स्नो स्कूटर चल रहा है या कोई वाहन चल रहा है, तो एक थ्रिलिंग बना रहता है। क्योंकि कोई नॉर्मल गाड़ी अगर हो तो वो स्किड कर जाती है बर्फ़ पे, लेकिन जो स्नो स्कूटर्स होते हैं वो स्किड नहीं करते हैं। वो एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहता है उसमें। तो अभी हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जो नागपुर से आए हैं और हेलो। उन्होंने अभी शिमला विजिट किया है। तो मैं इनसे कुछ शिमला के बारे में एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शिमला आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो शिमला में आपने कौन कौन से प्लेसेस कवर किए? मॉल रोड गया। तो कुफरी में कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? वहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है और स्नो भी आपको वहाँ पर देखने को मिला होगा। तो कैसा रहा ओवरऑल वहाँ का एक्सपीरियंस आपका? हॉर्स राइडिंग में बहुत मजा आया। उससे पैसा वसूल करते हैं पूरा। ओके। बाकी सब स्नोबॉल हुआ था 4 दिन पहले, तो सब ठीक ही है। तो फिर अभी जो माल रोड पे आप शिमला में जो माल रोड रहा है वहाँ पर घूमे आपको, तो किस तरह का आपको माल रोड लगा? कुछ अपनी सिटी से डिफरेंस भी आपको लगा होगा कि कुछ डिफरेंट है हमारी सिटी जो शिमला है। तो अभी फ़िलहाल आप जा रहे हैं शायद मनाली के लिए यहाँ से। तो मनाली के लिए क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपके अंदर समझ में आ रहा है आपको कि मनाली जाके आप क्या करेंगे, क्या आपको मिलेगा वहाँ जाके? क्योंकि शिमला का जो एक्सपीरियंस है वो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो मनाली के लिए क्या सोच रहे हैं अभी आप? शिमला से ज़्यादा ठंडी मनाली में, जो मनाली में वाट लगने ओके। लेकिन वैसे देखिए जो शिमला का वेदर है वो थोड़ा ठंडा है और मनाली का उससे ज़्यादा ठंडा है। लेकिन मनाली में आपको शिमला से ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए कुछ आपके अंदर थोड़ा सा एडवेंचर हो कि हम वहाँ पर जाकर स्नो एंजॉय करेंगे या कुछ इस तरह से? एंजॉय करेंगे। सबसे पहले स्वेटर ले लेंगे, ठाड़ा वाला। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ से जाओगे अभी तो कुल्लू एक जगह आती है। तो कुल्लू में रिवर राफ्टिंग भी करने को मिलती है, पैराग्लाइडिंग भी मिलती है और साथ ही वहाँ पर जैसे आप कह रहे थे हम आप अपने लिए कुछ स्वेटर कर लेंगे, तो ऊन का वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। शॉल फैक्ट्रीज वहाँ पर है, तो उन्हीं चीज़ें वहाँ पर काफ़ी मिलेगी आपको। तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा वहाँ पर परचेज करने के लिए। तो शिमला के लिए आपने कहा कि बेस्ट रहा, और अगर होप है हमें आगे भी मनाली में मिलेंगे तो एक बार फिर से हम आपके साथ रिव्यू करेंगे। गुड लक। तो ये थे हमारे साथ एक फ्रेंड नागपुर से जो शिमला घूमने आए थे। उन्होंने हमें शिमला के बारे में बताया कि उन्हें किस तरह के एक्सपीरियंस रहे शिमला में और उन्हें किस तरह का क्या घूमकर उन्हें अच्छा लगा शिमला में। तो उन्होंने वो सब कुछ हमें बताया कि उन्हें कैसा कैसा लगा शिमला में। तो हम बात कर रहे थे मनाली के जो साइट सीन्स थे। तो हमने स्नो पॉइंट के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ बताया। उसके बाद आता है हडिम्बा माता टेम्पल। मनाली में एक फेमस जगह है हडिम्बा माता टेम्पल। ये यहाँ की प्रतिष्ठित देवी मानी जाती है कि राक्षसी देवी है, लेकिन इसे एक माता की तरह वहाँ पर पूजा जाता है। और कहा जाता है कि जब कुल्लू का दशहरा होता है तो अगर वहाँ पर ये हडिम्बा माता ना जाए तो कुल्लू के कोई भी देवी देवता वहाँ पर नहीं आते हैं, अगर ये देवी माँ वहाँ ना आए जो हडिम्बा माता है। तो इसलिए इस देवी का वहाँ पर मान काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक जगह है वशिष्ठ। वशिष्ठ इसलिए वहाँ पर फेमस है कि वहाँ पर गर्म पानी है, गर्म पानी से आप स्नान कर सकते हैं और मान्यता मानी जाती है कि वहाँ पर स्नान करने से, उस पानी से स्नान करने से आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर दूर हो जाती है। एक वो हॉट सल्फर वाटर है और उसका बाथ लेने से आपकी जो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक तिब्बतिन मोनेस्ट्री है, वहाँ पर जो तिब्बतिन मोनेस्ट्री बनाई गई है तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहीं माल रोड के साथ में वो तिब्बतिन मोनेस्ट्री है। वहाँ पर बहुत जो गुरु होते हैं उन्होंने एक तरह का मंदिर वहाँ पे बनाया है, तिब्बतिन मोनेस्ट्री जिसे कहते हैं। तो वो तिब्बतिन मोनेस्ट्री भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एक वहाँ का पॉइंट रहता है वो है वहाँ का माल रोड।
तो मनाली में भी आपको माल रोड देखने को मिलता है। वहाँ पर भी एक छोटा सा माल रोड है जहाँ पर आसपास काफ़ी शॉप्स है और काफ़ी होटल्स है। तो वहाँ पर भी आप इवनिंग टाइम में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी चहल पहल रहती है मनाली के माल रोड पे भी। तो आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं वहाँ के माल रोड पे। तो अगर इवनिंग के समय अगर आप वहाँ जाए तो एक बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि देखिए सभी लोग वहाँ पर उस समय फ्री होते हैं। तो सभी लोग सोचते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के बारे में। तो मनाली में माल रोड से बेस्ट पॉइंट कोई नहीं है। अगर आपको अपना शाम का समय थोड़ा सा व्यतीत करना हो तो एक अच्छा पॉइंट रहता है मनाली में। आप वहाँ के माल रोड पे जाइए, कुछ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे, घूम सकते हैं। खाना अगर आपको कोई चीज़ खानी हो, कोई अलग सी डिश कोई खानी हो तो आप वहाँ पर इजीली वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मनाली देखिए अब यहाँ से 184 किलोमीटर रह चुका है। तो हम बढ़ रहे हैं लगातार मनाली की तरफ। तो कुछ समय हमें भी लगेगा, लगभग 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे मनाली तक पहुँचते हुए। तो तब तक हम मनाली के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो मनाली के बारे में आपको बता रहा था। मनाली से पहले एक पॉइंट आता है कुल्लू। कुल्लू काफ़ी फेमस है। सभी लोग जब भी कभी हम सर्च करते हैं तो कुल्लू मनाली के नाम से सर्च करते हैं। तो वही कुल्लू काफ़ी फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि सबसे जो अच्छी रिवर राफ्टिंग जो की जाती है हिमाचल में वो करवाई जाती है कुल्लू में। वो सबसे तेज़ रिवर राफ्टिंग होती है कुल्लू में। तो इसीलिए कुल्लू फेमस है वहाँ के लिए, वहाँ की रिवर राफ्टिंग के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कुल्लू की कि कुल्लू में सबसे बड़ी शॉल फैक्ट्रीज है। इसीलिए इसलिए भी वो काफ़ी फेमस है क्योंकि कुल्लू की जो शॉल फैक्ट्री है वहाँ के लोगों ने अपने घर में शॉल फैक्ट्रीज लगाई होती है। वहाँ पे वो अपनी जो लोकल शिप्स होती है उस शिप्स पाल रखी होती है, उनसे ऊन निकालते हैं, ऊन को काट कर फिर वो शॉल बनाते हैं और फिर उस शॉल को वो अपनी दुकानों में सेल आउट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो वर्क करते हैं और वहाँ की जो शॉल्स होती है उसकी भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। और मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी जो शॉल बनाई जाती है वो कुल्लू में बनाई जाती है। और कुल्लू फेमस है वहाँ की शॉल फैक्ट्रीज़ के लिए और वहाँ की रिवर राफ्टिंग के लिए। वैसे तो वहाँ पर छोटा मोटा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होता है लेकिन इतना फेमस नहीं है जितनी वहाँ की शॉल फैक्ट्रीज़ फेमस है और जितनी वहाँ की रिवर राफ्टिंग फेमस है। तो कुल्लू इन दो चीज़ों की वजह से काफ़ी फेमस है वहाँ पे। और कुल्लू फेमस है वहाँ के दशहरे के लिए, क्योंकि कुल्लू में एक बहुत बड़ा दशहरे का मेला होता है और उस मेले के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कुल्लू का ये मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी दूर दूर से लोग इस दशहरे को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर काफ़ी देवी देवताएं भी इस मेले में सम्मिलित होते हैं। लगभग 100 से ऊपर देवी देवता यहाँ पर आते हैं हर साल इस मेले में। और इस मेले की जो शोभा बढ़ती है इन्हीं देवी देवताओं से वो शोभा बढ़ती है इस मेले की। और काफ़ी प्रसिद्ध है ये मेला। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए कि कुल्लू का जो मेला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ देखने के लिए आएंगे। वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर को समझने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत से लोग इस उस वहाँ के कल्चर के ऊपर भी जानकारी के लिए आते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें वहाँ से लेके जाते हैं। जब वो कभी कुल्लू आते हैं तो कुल्लू के बारे में और कुल्लू की संस्कृति जो रहती है वो सब कुछ उन्हें जानने का मौका मिलता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर की गोविंद सागर झील के किनारे। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बिलासपुर की गोविंद सागर झील के बारे में।
तो हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के लोकल जो नाव चलाने वाले हैं वो है अभी हमारे साथ। तो मैं इनका नाम जानना चाहूँगा सर। मैं पहले आपका। सर विजय सर। विजय जी। तो विजय जी सर, आपका ये काम जो रहता है यहाँ पे वो किस तरह से रहता है? कौन सा सीज़न आपका ज़्यादा रहता है टूरिस्ट के लिए? सर बरसात का सीज़न जो है ज़्यादा रहता है। बरसात में ज़्यादा आते हैं हाँ जी, लोग। हाँ जी। तो अभी सर देखिए, जो बरसात जो ख़त्म हो चुकी है, विंटर सीज़न आ गया है, तो अभी आपका क्या काम रहता है यहाँ पर मोस्टली? अभी हमारा काम है सर, हमारे गांव के लोग हैं उनको डेली अप डाउन करवाना, और स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको भी अब डेली आना जाना है। टूरिस्ट आते लेकिन अभी तो कम है, सीजन बरसात में ज़्यादा होते हैं Okay. जब पानी ऊपर होता है ना। बरसात में आपका सीज़न रहता है सर। वो उस तरह बरसात में जब आपके पास लोग आते हैं तो आप किस हिसाब से यहाँ चार्जिंग लेते हैं? राउंड कैसा होता है सर? कोई 300 का भी, कोई 500 का भी, कोई 800 का। लाइक अगर अभी मुझे 1 घंटे के लिए आपकी नाव हायर करनी हो तो आप कितने चार्जेस लेते हैं सर यहाँ पे? सर कम से कम 800 रुपये तो 800 रुपये। हाँ जी। ओके सर, तो 800 रुपये आपका 1 घंटे का चार्ज रहता है। तो वैसे सर देखिए, अभी जो आप नाव चलाते हैं तो इसमें आपको लगता है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके लिए इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए, या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ होना चाहिए आपके लिए? अब तो होना तो चाहिए लेकिन मुश्किल है। ये प्रॉब्लम पानी की है ना। ओके, पानी की प्रॉब्लम है। अगर पानी चलिए झील, सर। अगर झील ऐसे रहे ना 12 महीने तो काम फिर ज़्यादा होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स है कि 12 महीने यहाँ पर पानी नहीं होता है। बरसात के सीजन में पानी ज़्यादा आता है और उस समय यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो ये जो एक जगह है, थोड़ी सी डेवलप करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पर हिमाचल टूरिज़्म को। तो मैं चाहूँगा कि अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसके बारे में कुछ सोचे तो शायद ये और अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है और यहाँ पर और अच्छे कार्य हो सकते हैं। धन्यवाद। ये थी बिलासपुर की गोविंद सागर झील, जिसे हमने अभी देखा और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि ये किस तरह की झील है और किस तरह के इसमें थोड़े से कार्य किए जाने चाहिए और क्या क्या यहाँ पर वाटर गेम्स होती हैं। तो ये सब हमने आपको जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो बात हुई हमारी शिमला और मनाली के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, घूमने के लिए जो जगह हैं वहाँ तक की। तो अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ की वेदर के बारे में बताना चाहेंगे। शिमला और मनाली का वेदर वैसे तो थोड़ा बराबर ही रहता है, ठंडा मौसम रहता है, पर अकॉर्डिंग टू शिमला मनाली में थोड़ी ज़्यादा ठंड रहती है। तो ठंड रहती है शिमला मनाली में, तो अच्छा रहता है कि हम अपने जो क्लाइंट्स रहते हैं उन्हें हम ये डिस्कस करें उनके साथ कि किस तरह के उन्हें क्लोथ्स लेके आने चाहिए, वार्मर लेके आने चाहिए, जैकेट्स लेके आने चाहिए। तो ये हम आपको थोड़ा सा बताएंगे अकॉर्डिंग टू वेदर कि किस समय किस तरह का वेदर रहता है। तो वैसे तो जो वेदर यहाँ पर मार्च से मई, जून, जुलाई तक जो रहता है वो एक समर सीज़न रहता है। तो समर सीज़न में थोड़ी सी गर्मी यहाँ ज़रूर रहती है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम गर्मी रहती है और एक अच्छा सुहावना मौसम रहता है यहाँ पे। तो उस समय तो देखिए नॉर्मली मैं अपने क्लाइंट्स को जो कहता हूँ कि आप एक छोटा, एक पतला सा जैकेट लेके आएँ और कुछ एक अपने जो टी शर्ट्स रहती हैं उस तरह के कुछ लेके आएँ, ताकि वो अगर थोड़ी ठंड भी होती है तो अगर वो जैकेट्स लेके आएंगे तो जैसे, क्योंकि शिमला मनाली में अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो उस समय यहाँ पर ठंड हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है तो थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर एक जैकेट हो छोटा पतला सा तो वो बेटर रहता है। और अगर आप जुलाई के बाद आ रहे हो तो उस समय थोड़ा रेनी सीज़न शुरू हो जाता है नवंबर तक। तो इस रेनी सीज़न में भी थोड़ा सा आपको, जिस तरह से हम विंटर के लिए कैरी करते हैं, एक जैकेट हो गया और एक स्वेटर, तो इस तरह की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ठंड का समय रहता है। क्योंकि बरसात में भी थोड़ी सी ठंड यहाँ पड़ती है, जैसे बारिश होती है, तो रेनी सीज़न में भी थोड़ा ठंड हो जाता है। तो उस समय अगर एक पतला सा जैकेट अगर आपने कैरी किया हो तो वो बेटर रहता है, क्योंकि अगर बारिश एकदम से हो गई और आपके पास कोई पतला जैकेट नहीं है या फिर कुछ वार्मर नहीं है तो थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। और उसके बाद जो नवंबर के बाद जो सीज़न चलता है मार्च तक, वो रहता है विंटर सीज़न जो स्टार्ट होता है नवंबर और नवंबर में। तो नवंबर में थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और दिसंबर में वो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दिसंबर 25 के बाद यहाँ पर स्नोफॉल के चांसेस बन जाते हैं शिमला और मनाली में। वैसे तो कई बार दिसंबर से पहले भी स्नोफॉल हो जाता है शिमला मनाली में, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वो 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है कि यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। तो उस स्नोफॉल के समय यहाँ पर जो तापमान रहता है वो लगभग माइनस में तापमान चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे ही तापमान रहता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि अगर लोग वहाँ
यहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं दिसंबर में या जनवरी में, तो वो अपने साथ मोटे जैकेट लेके आएँ, अच्छे मतलब वार्मर लेके आएँ, ताकि वो ठंड उन्हें ज़्यादा ना लगे। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि वो अपना जो सामान रहता है, जो वो सामान लेके आते हैं, तो उसमें अपने एक दो जैकेट्स लेके आएँ, क्योंकि ठंड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और वैसे भी लोग स्नो को एंजॉय करने आते हैं, तो स्नो को एंजॉय करने के लिए एक बेटर टाइम है। तो उस समय अगर आप आते हैं तो आपके पास बॉडी वार्मर्स और आपके जो वो है गर्म कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको वो सूटेबल रहेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स सुंदर नगर में। तो हम आपको सुंदर नगर के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि सुंदर नगर किस तरह का है। और यहाँ पर सुंदर नगर में एक लेक है, तो उस लेक के बारे में भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। जब हम सुंदर नगर लेक के किनारे पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं इस सुंदर वक्त नगर लेक सुंदर अभी नगर थोड़ी देर में, में और पहुंचने मेरे वाले पीछे हैं। आप वहाँ देख के रहे हैं बारे में सुंदर हम नगर आपके लिए लेक। अभी ये है इसके सुंदर बारे नगर में हम लेक। थोड़ी ये सी एक डिस्कस देखिए करेंगे कि पहाड़ी किस इलाके तरह में का यहाँ पर ये वेदर रहता है जगह है, और लेकिन किस तरह देखिए की जब ये आप यहाँ लेक पर है आके और इसे इस देखेंगे लेक की तो क्या आपको नहीं खासियत है, ये लगेगा सब कि कुछ हम ये आपको पहाड़ी बताएंगे। इलाका है। आपको लगेगा कि हम किसी एक समतल से इलाके में हैं। लेकिन देखिए भगवान ने कुछ इस तरह से इस जगह को बनाया है कि ये एक जगह में आपको देखने को मिलेगी। ये सुंदर नगर लेक है, ये मैन मेड लेक है। ये ऐसा नहीं है कि कुदरत ने बनाई है, मैन मेड लेक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है आसपास, और भी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर विज़िट करेंगे जब भी, तो ये सुंदर नगर लेक रहती है, तो यहाँ पर विज़िट कीजिए। आसपास काफ़ी अच्छा वेदर है और एक पहाड़ी इलाके में एक अच्छी लेक बनी हुई है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब हम कि कौन सा वेदर यहाँ पर घूमने के लिए बेटर रहता है और किस सीज़न में यहाँ पर आना चाहिए, और किस सीज़न में यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है, कितना रश रहता है, कितने क्लाइंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि अगर तो समर सीज़न में यहाँ पर लोग आते हैं, वो गर्मी से राहत पाने के लिए अपने शहरों से शिमला मनाली का रुख करते हैं। तो एक गर्मी का सीज़न भी एक बेस्ट सीज़न रहता है, क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, अब जितने भी हमारे साउथ की सिटीज़ रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और गर्मियों के कारण वहाँ छुट्टियाँ हो जाती है। तो छुट्टियों में लोग घूमने के लिए सोचते हैं, और बेस्ट डेस्टिनेशन जो उन्हें लगती है वो शिमला मनाली लगती है। तो समर के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। समर एक बेस्ट सीज़न रहता है। और अगर किसी को स्नो देखना हो और स्नो विज़िट करना हो, स्नो के साथ गेम्स खेलनी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग जो रहती है वो रहती है दिसंबर से जनवरी फरवरी तक, क्योंकि इस समय में आपको शिमला मनाली दोनों डेस्टिनेशन में स्नो देखने को मिलता है और स्नो एंजॉय करने को मिलता है। वैसे तो अगर आप समर्स में भी विज़िट कर रहे हो तो मनाली के रोहतांग पास में आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि रोहतांग पास में आपको 12 महीने बर्फ़ देखने को मिलती है। और 12 महीने में आप वहाँ पर बर्फ़ से जो भी गेम्स रहती है वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल गुज़र रहे हैं मंडी से। मंडी का ये बाज़ार है जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं। तो मंडी को हम अभी पार कर चुके हैं लगभग, हम मंडी के बाज़ार से गुज़र रहे हैं। तो ये है मंडी का बाज़ार। तो हम बात कर रहे थे स्नो एक्टिविटीज़ की। तो स्नो एक्टिविटीज़ आपको रोहतांग पास में कभी भी किसी भी मंथ में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको मिलती है। अगर विंटर्स में आप वहाँ जाते हो तो विंटर्स में रोहतांग पास आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि नवंबर के बाद रोहतांग पास बंद कर दिया जाता है। वो एनजीटी के थ्रू वहाँ से एक रूल निकला है, उसके तहत वहाँ पर नवंबर के बाद कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होता है। तो उस समय आपको सोलांग वैली एक जगह रहती है, वहाँ पर आपको फिर स्नो एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है, क्योंकि रोहतांग तो जा नहीं पाते हैं। स्नो पॉइंट जो रहता है वहाँ पे स्नो देखने को मिल जाती है, तो वो आपको वहाँ पर इजीली आप स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और स्नो से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ रहती है वो आपको शिमला में भी ही करने को मिल जाती है। शिमला में जब आप विंटर्स में आते हो तो कुफरी एक डेस्टिनेशन रहती है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो अभी हम गुरुद्वारा साहिब मंडी के पास से गुजरे हैं, अभी पास में ही
और रिवर राफ्टिंग हमें मनाली में कुल्लू में मिलती है। और अगर हमें रिवर राफ्टिंग शिमला में करनी हो तो शिमला में एक जगह है तत्तापानी, वहाँ पर हमें रिवर राफ्टिंग करने को मिलती है। तो ये कुछ एक स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे हमें इंजॉय करने को मिलता है। और विंटर सीज़न के बारे में हमने आपको ये बताया कि विंटर सीज़न में कहाँ कहाँ पे स्नो मिलेगी आपको और कहाँ कहाँ पे नहीं मिलती है। तो इस तरह की कुछ जानकारीज़ रहती है जो हमें वेदर से रिलेटेड सभी को देनी होती है। तो अभी हम थोड़ी देर में पंडोह डैम पहुंचने वाले हैं। तो पंडोह डैम के हम बिल्कुल नज़दीक हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि पंडोह डैम किस तरह से बनाया गया है और किस चीज़ के लिए बनाया गया है और इसे किस तरह से बनाया गया है ये डैम। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसका एक व्यू भी हम आपको दिखाएंगे, एक साइड व्यू ये पंडोह डैम का है जो हम आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक पंडोह डैम बनाया गया है, यहाँ से ही कुल्लू के लिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके भेजी जाती है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुल्लू के लिए जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ये पंडोह डैम है और हम पंडोह डैम का ब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो इस पंडोह डैम के बारे में भी हम आपको भी विस्तार में बताएंगे कि किस तरह से ये डैम बनाया गया, कब ये डैम बनाया गया और कितनी बिजली यहाँ पे उत्पादन की जाती है। इस सब के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। और पंडोह डैम का एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ा सा ऊपर जाके। तो ये है पंडोह डैम का दृश्य, देख सकते हैं आप कि पंडोह डैम कितना बड़ा डैम बनाया गया है और यहाँ से ही बिजली उत्पन्न की जाती है। तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त पंडोह डैम में, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं पंडोह डैम है इस वक्त। तो पंडोह डैम बनाया गया है और इसी से ही कुल्लू और मनाली के लिए जो विद्युत उत्पादन किया जाता है और जो कुल्लू और मनाली के लिए विद्युत मिलती है वो यहीं से मिलती है। ये तकरीबन 70 से 76 मीटर की हाइट पर बना है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ से ही कुल्लू और मनाली के लिए जो मेन जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कनेक्शन रहता है वो मेन कनेक्शन यहीं से रहता है। तो ये पंडोह डैम है, यहाँ पर पानी को इकट्ठा करके बिजली बनाई जाती है। और यहाँ पर जो इसको बनाया गया जिस तरह से, और आप देख रहे हैं कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये पीछे वाला जो हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसीलिए मैक्सिमम जितने भी लोग कुल्लू और मनाली आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर रुकते हैं और इस जगह के जो दृश्य है उन सभी को देखते हैं। तो आप भी इन सभी दृश्यों को देख सकते हैं जब भी कभी आप कुल्लू मनाली विजिट करेंगे तो इस जगह में ज़रूर रुकिएगा। और यहाँ का जो आसपास का एटमॉस्फेयर है और यहाँ की जो प्रकृति ने जो यहाँ को बनाया है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। जब आप मनाली के लिए आएंगे तो ये ऑन द वे पड़ेगा। जब मंडी से थोड़ा सा आगे निकलेंगे आप तो ये जो पंडोह डैम है वो आपको रास्ते में मिलता है। तो हम अभी आपने देखा पंडोह डैम का ये दृश्य और हमने आपको कुछ जानकारी दी पंडोह डैम के बारे में कि ये डैम कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थित है और कहाँ इसकी कितना उत्पादन है बिजली का। तो इस तरह की हमने आपको जानकारी दी। तो फ्रेंड्स हम बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ, अभी बीच में हमें आएगा एक कुल्लू, तो हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे और भी हम वीडियोज़ अभी बनाएंगे। शिमला मनाली को एक्सप्लोर करेंगे, शिमला के जो पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स वहाँ घूमने के लिए हैं वो सब हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। और मनाली के जितने भी पॉइंट्स हैं हम एक एक पॉइंट्स में जाके हम आपको वहाँ के वेदर के बारे में बताएंगे, वहाँ के नेचर के बारे में बताएंगे। हर तरह का हम आपको दृश्य और जितने भी मनमोहक दृश्य है वहाँ के उन्हें बताने की पूरी प्रयास करेंगे। और आप लगातार बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से हम आपको शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और भी अमृतसर जैसे काफ़ी डेस्टिनेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। और हिमाचल के जितने भी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट रहते हैं यहाँ पे हम उन सभी की जानकारी आपको देंगे। फ्रेंड्स आपको करना इतना है कि सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी समय समय पर जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको। और आप सभी से ये गुजारिश है कि जितना लाइक करेंगे और शेयर करें हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और भी अपने फ्रेंड से हम आपको और भी जानकारी देंगे। जितने भी शिमला, मनाली और पूरे हिमाचल में जितनी भी डेस्टिनेशंस रहती है हम उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। कौन से सीज़न में आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, कौन सी डेस्टिनेशन आपके लिए बेटर रहेगी, हम सब कुछ आपको विस्तार में बताएंगे।
और जानकारी देंगे हम आपको कि किस समय वहाँ पे विज़िट करना बेटर रहेगा आपके लिए और कौन सी कंडीशन वहाँ पर सही रहेगी और किस तरह के आपको वहाँ आने के लिए क्लोथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए, वो सब कुछ हम आपको जानकारी देंगे। अभी हम हैं हनोगी माता टेम्पल के पास और ये ब्रिज बना है यहाँ से, ये लकड़ी का ब्रिज बना है, हनोगी माता टेम्पल के पास ही है ये। इधर हनोगी माता टेम्पल, इस तरफ ये जो आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं इस तरफ को हनोगी माता टेम्पल है। तो यहाँ से गुज़रते हुए जब आप जाएंगे मनाली की तरफ तो आप यहाँ से ब्लेसिंग्स लेके जा सकते हैं हनोगी माता की। इस मंदिर के बारे में भी काफ़ी मान्यता है कि ये मंदिर जो बनाया गया है ये काफ़ी पुराना बनाया गया है और ये मंदिर माता हनोगी के नाम पे ये बनाया गया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में और शाम का समय हो चुका है। तो ये कुल्लू का बाज़ार है जो आप देख रहे हैं।